नमस्कार। आज हम संविधान के एक बहुत अहम अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी। भारत यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। कैसे हमारा देश बना, इसका नक्शा कैसे तय हुआ और संविधान, खासकर अनुच्छेद 1 से 4, इस बारे में क्या कहता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो संवैधानिक प्रावधानों और कैसे समय के साथ राज्यों की सीमाएं बदली, उसकी पूरी कहानी बताती है। हाँ, तो आज कोशिश रहेगी कि ये जो थोड़ी जटिल जानकारी है, इसे आसान बनाए। जी। और ये समझें कि भारत को राज्यों का संघ ही क्यों कहते हैं, मतलब परिसंघ क्यों नहीं, और संसद कैसे राज्यों का नक्शा बदल सकती है। और ये बात तो शुरू में ही थोड़ी चौंकाती है ना? कि संसद को इतनी शक्ति है कि वो किसी राज्य की मर्जी के बिना भी उसकी सीमाएं बदल सकती है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है भारतीय संघवाद का। चलिए इसी से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है, भारत राज्यों का संघ है, परिसंघ नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने इसके दो मुख्य कारण बताए थे। पहला तो ये कि भारतीय संघ जैसे अमेरिका में हुआ वैसा राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। और दूसरा, जो शायद ज्यादा अहम है, कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये संघ टूट नहीं सकता, अखंड है। अखंड संघ। हम्म। ठीक है। तो फिर जब हम कहते हैं भारत का क्षेत्र, तो इसमें क्या क्या शामिल है? हाँ, देखिए, अनुच्छेद 1 क्लॉज 3 इसमें 3 श्रेणियां बताई गई हैं। एक तो राज्यों के क्षेत्र, जी। दूसरे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, हम्म। और तीसरे ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार भविष्य में अधिग्रहित कर सकती है। ओके। जैसे अभी 2025 में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। जी। और यहाँ एक बारीक सा फर्क है। भारत का राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया, शब्द भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया से ज्यादा व्यापक है, ज्यादा बड़ा है। अच्छा, कैसे? राज्य क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और वो अधिग्रहित क्षेत्र सब आ जाते हैं, जबकि संघ में मुख्य रूप से केवल राज्य आते हैं जो संघीय ढांचे के हिस्सेदार हैं। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 2 और 3 पर। हम्म। दोनों ही नए राज्यों से जुड़े लगते हैं। हम्म। इनमें क्या मुख्य अंतर है? हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि वो बाहर से, मतलब जो इलाके पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, अच्छा। हाँ, उन्हें भारत संघ में शामिल करे या उन्हें मिलाकर नए राज्य बनाए। ठीक है, ये तो बाहरी क्षेत्रों के लिए हुआ। बिल्कुल। जबकि अनुच्छेद 3 वो देश के अंदर जो मौजूदा राज्य हैं उनमें फेरबदल करने से जुड़ा है। फेरबदल मतलब? मतलब जैसे किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना, सीमाएं बदलना, नाम बदलना, या किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाना, या दो राज्यों को मिला देना, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत आता है। तो यही है वो अनुच्छेद 3 जो संसद को इतनी बड़ी शक्ति देता है राज्यों का नक्शा बदलने की। हाँ, बिल्कुल। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? क्या ये आसानी से हो जाता है? देखिए, प्रक्रिया ये है कि ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी है। हम्म। फिर राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य या राज्यों के विधानमंडल के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। अच्छा। एक निश्चित समय के अंदर उन्हें राय देनी होती है। लेकिन क्या वो राय माननी पड़ती है संसद को? यहीं पर मजे की बात है। नहीं, राज्य विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं है। संसद उसे मानने या न मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। सच में? हाँ, मतलब राज्य की राय सिर्फ एक औपचारिकता हुई। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में तो ये राय लेना भी जरूरी नहीं है। संसद सीधे कानून बना सकती है। बाप रे। इसीलिए शायद कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब राज्य खत्म हो सकते हैं पर संघ नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। राज्य संघ को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन संघ राज्यों को पुनर्गठित कर सकता है, उनका क्षेत्र बदल सकता है, नाम बदल सकता है, यहाँ तक कि उनका अस्तित्व भी खत्म कर सकता है। ये अमेरिका के मॉडल से तो बिल्कुल अलग हुआ फिर। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका को कहते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। वहां केंद्र सरकार राज्य की सहमति के बिना उसकी सीमाएं नहीं बदल सकती। भारत में स्थिति अलग है। अच्छा, अब अनुच्छेद 4 पर आते हैं। ये क्या कहता है? और क्या इस शक्ति की कोई सीमा है? जैसे क्या संसद अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके भारत की जमीन किसी दूसरे देश को दे सकती है? हाँ, देखिए, अनुच्छेद 4 दो बातें कहता है। पहली कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो कानून बनेंगे, यानी नए राज्यों का प्रवेश या मौजूदा राज्यों का पुनर्गठन, उन्हें संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। संशोधन नहीं मतलब? मतलब उन्हें अनुच्छेद
368 के तहत जो विशेष प्रक्रिया होती है संविधान बदलने की, उससे पास करने की जरूरत नहीं। वो साधारण बहुमत से पास हो सकते हैं। ओह, तो ये प्रक्रिया काफी लचीली रखी गई है। जी, लेकिन जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या जमीन दे सकते हैं, तो बेरूबारी यूनियन मामले में 1960 सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 की शक्ति सिर्फ देश के अंदर राज्यों के पुनर्गठन तक सीमित है। अगर भारत को अपना कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपना है, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत नहीं हो सकता। तो फिर कैसे होगा? उसके लिए बाकायदा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना ही होगा। अच्छा, इसीलिए वो बेरूबारी वाला इलाका तत्कालीन पाकिस्तान को देने के लिए 19वां संविधान संशोधन किया गया था। बिल्कुल सही। और इसी का एक और हालिया उदाहरण है 2015 का 100वां संविधान संशोधन। हाँ, वो बांग्लादेश वाला मामला है ना? जी, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियों, एन्क्लेव्स का आदान प्रदान हुआ था। भारत ने अपने कुछ एन्क्लेव बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने अपने कुछ भारत को। तो क्योंकि इसमें भारतीय क्षेत्र दिया जा रहा था। हाँ, इसलिए बेरूबारी मामले के तहत संविधान संशोधन जरूरी था और वो 100वें संशोधन से किया गया। समझ गए। और आजादी के बाद से देखें तो ये राज्यों का नक्शा तो कई बार बदला है। हाँ, ये एक लंबी कहानी है। शुरुआत हुई रियासतों के एकीकरण से, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। फिर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी। हाँ, आंध्र प्रदेश का बनना एक बड़ा मोड़ था। जी, फिर फजल अली आयोग बना और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1960 में बॉम्बे बटा महाराष्ट्र और गुजरात में, 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बने। फिर 2000 में 3 नए राज्य आए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। और सबसे ताज़ा उदाहरण तेलंगाना 2014 और फिर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन। हाँ, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। और कई राज्यों के नाम भी बदले गए समय के साथ, जैसे मद्रास तमिलनाडु बन गया, उत्तरांचल उत्तराखंड हो गया। तो कुल मिला के आज हमने समझा कि भारत का संविधान अपने संघ और राज्य क्षेत्र को कैसे देखता है। मुख्य बातें क्या रहीं? देखिए, मुख्य बात यह कि भारत राज्यों का संघ है जो अखंड है, टूट नहीं सकता। जी। दूसरी, संसद के पास अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों को पुनर्गठित करने की बहुत व्यापक शक्ति है और वो राज्यों की सहमति पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल। और तीसरी बात, अगर अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपना है तो उसके लिए साधारण कानून काफी नहीं, संविधान संशोधन लगेगा। अनुच्छेद 368, बेरूबारी केस और 100वां संशोधन इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये सब देखते हुए एक अहम सवाल मन में आता है। अनुच्छेद 3 की इन शक्तियों के सामने भारतीय संघ के भीतर राज्य की अवधारणा का वास्तविक अर्थ क्या रह जाता है? क्या ये मुख्य रूप से बस एक प्रशासनिक इकाई है जिसकी क्षेत्रीय अखंडता, मतलब उसका नक्शा, स्थायी नहीं है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करने से भारतीय संघवाद की जो अनोखी प्रकृति है उसकी एक गहरी समझ मिलती है। बिल्कुल। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।